आज केमिस्ट्री की क्लास चलेगी जिसमें मैं 11th के जैसे 2-3 चैप्टर होते हैं। पहला होता है 11th क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर होता है जैसे कॉन्सेप्ट, उसमें दिया हुआ है तुमको कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है। और दूसरा चैप्टर है तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह का दिया हुआ है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हम निकल के आता है वो केमिकल बॉन्डिंग आता है। ठीक है, तो हम उसी क्लास लेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं केमिकल बॉन्ड। पहली बात हम समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक, ये बॉन्ड होता क्या है? बेसिकली दो एटम के बीच जो बॉन्डिंग होती है, दो एटम के बीच। जैसे समझो कि ये एक एटम हुआ, एक एटम हुआ। ठीक है, क्योंकि दुनिया एग्जिस्ट करती है बॉन्ड पे ही। अब दो अगर कोई आदमी भी रहना भी चाहता है, दो बॉन्ड में ही रहना चाहता है। हम और आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, अगर आपको अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक कीजिएगा। तो ये एक बॉन्डिंग हुई हमारे अंदर। तो ये दो बेसिकली दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके आफ्टर ऑल उस पर रिएक्शन जरूर, जाहिर सी बात है, कोई भी बॉन्ड, कोई भी आइटम या इलेक्ट्रॉन में रिएक्शन होगा तो उससे कंपाउंड बनेगा ही बनेगा। तो ये हम बॉन्ड हो गया। अब ये बॉन्ड बनता क्यों है, कैसे बनता है, इसके बारे में ब्रीफ है केमिकल बॉन्डिंग में। तो पहला पॉइंट हमारा होता है, और दूसरा पॉइंट, 4 पॉइंट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला हमने इसने दिया था, कोसले ने दिया था, कोसले और लेविस ने दिया था पहला पॉइंट डॉटेड स्ट्रक्चर। ये आपको लगता है 1916 के आसपास में, हाँ 1916 के आसपास में ये दिया गया था। और दूसरा दिया गया था विस्पर रूल, वैलेंसेल रिपल्सन रूल दिया गया था, इलेक्ट्रो रिपल्सन रूल। और चौथा दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चौथा दिया गया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसको हम इलोबरेट करेंगे, अब घबराइए नहीं, इसको हम पूरी ब्रीफ करेंगे, इलोबरेट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉसले लेविस रूल, क्योंकि ये क्लास में संभव है नहीं कि एक क्लास में हम आपको ये सारा चीज समझा देंगे। और भी इसके आगे फिर तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत सारी चीज है इसके आगे, फिर इसको वीएमसी रूल है, तो वगैरह वगैरह आगे हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉसले लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये क्या है। तो कौशले महाराज आए यहाँ पे, इन्होंने अपना बॉन्ड के बारे में जो थीसिस दिया वो ये था। आप लोग जब नील्स बोर्स ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो नील्स बोर्स ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, नील्स बोर्स ने, उसमें आप देखे होंगे कि ऑक्टेट रूल नहीं, आई थिंक K11 रूल दिया था उन्होंने, हाँ वही। तो उस रूल में उन्होंने बताया था कि ये 8 से ज्यादा, मतलब एक कक्षा होता है 2n² वाला रूल, याद कीजिए, जो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये क्लास 9 में पढ़ना था। ठीक, तो ये बीच में हमारा क्या हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाकी इलेक्ट्रॉन हो गया। जितना ले जाओ कक्षा, वो एक ले जाओगे तो यहाँ पे 1 रख दो, 2n² इक्वल टू 2। दूसरा में रख दो अपना 4 × 8। तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, 18 करके, 56 करके, 50 करके, 36, 50 करके चलता जाएगा। तो इसमें उन्होंने बताया था कि जो लास्ट वाला पार्ट, जो लास्ट बचेगा, मान लो सपोज करो 1 2 3 4, ठीक, तो ये चौथा वाला ही तो हमारा पार्टिसिपेट करता है। बेसिकली चौथा वाला ही जो हमारा पार्टिसिपेट करता है, तो इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कोसले महाराज ने इसको अलग नाम दिया। इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है उसको छोड़ के और बाकी ऑर्बिटलों को छोड़ के, तो ये बन गया। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया न्यूट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन, तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ठीक है,
11th वाले ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हमारा मान लो ये जो भी है XYZ जितना भी ऑर्बिटल आगे जाए ASP, DF जितना जाए, लेकिन जो लास्ट वाला सपोज करो ये वाला हमारा लास्टिंग, जाहिर सी बात वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में और किसी भी बॉन्डिंग में, जो लास्ट उसी का महत्व होता है। तो इन्होंने क्या किया कि इस वाले पोर्शन को, एक सेकेंड मैं रेड लेता हूं, ठीक, इस वाले पोर्शन को, जितना ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है इसको छोड़कर इस वाले जितना भी पार्ट है ना, इसका नाम दे दिया कर्नल। इसका क्या नाम दे दिया? कर्नल। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इसके अलावा और कुछ नहीं किया इन्होंने बस यही थेसिस दिया है कि ये हमारा महाराज, ये हाँ इनका भी कहना सही था कि ये कुछ करता ही नहीं भाई, इसका हम क्या करें, क्योंकि उस समय इनका कहना इस मुताबिक सही था, क्योंकि उस समय बस नील्स बोर्स का ही थेसिस आया था और किसी ने उसके ऊपर थेसिस नहीं दिया था। कि जो हम उसके बाद नील्स बोर्स के बाद आप लोग पढ़ते हुए कि मॉडर्न थेसिस, तो उस मॉडर्न थेसिस से किसी ने दिया नहीं था। तो इसी हिसाब से कोसले महाराज ने काम किया था। ठीक, आगे देखेंगे। तो फिर इसका नाम कर्नल दे दिया और इसका नाम दे दिया आउटर सेल वैलेंस ऑर्बिट। ऐसे भी वो नाम भी यही है, वैलेंस ऑर्बिट, इन्होंने यही नाम दिया। ठीक, ये इसका नाम कर्नल, इसका नाम आउटर सेल वैलेंस ऑर्बिट, या वैलेंस ऑर्बिट भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये 1916 की बात है, इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो ये कौशल्य महाराज करके चले गए कि जिसको भाई ये पूरा काम उतना नहीं करता, इतना इसकी कोई जरूरत है नहीं, काम ये करता है, इसका नाम है, जो काम नहीं करता है, जो एक्टिविटी में नहीं है, उसका नाम कर्नल है। अदरवाइज और बाकियों जो काम करता है इसका मेन फंक्शनल है। उस समय इनको यही ज्ञात था, अनजान आदमी बेचारे। अब हम आते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो मेन है आपका। इसमें बहुत कुछ भी पढ़ना है, इसमें आपको फॉर्मल चार्ज, बॉन्ड, ऑर्डर, बहुत कुछ आएगा। चलिए अब आते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे। ये क्या है भैया? as you know that valence shell electron is a bonding formation of bonding and main fundamental of formation of bonding। आप लोग जैसे जानते हैं कि जो वैलेंस सेल होता है, हम अभी जैसे बताएं, वही मेन फंक्शन है बॉन्डिंग का, और कुछ नहीं है। जो वैलेंस सेल है वही फंक्शन है मेन वही फंक्शन है मेन बॉन्डिंग का, और कुछ नहीं है। जैसे कि आप देखिए, सपोज कीजिए NaCl, ओके, NaCl, तो मान लो सोडियम को क्लोराइड से कराना है, ओके, तो सोडियम हमारा कितना हो गया? 11th होता है सोडियम का, ठीक है, और क्लोरीन का तो आप कराता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, तो ये हो गया, इसका हो गया 2 8, जो बचा लास्ट में आप देख लीजिए 8 2 10, ये हमारा पार्टिसिपेट करेगा, और अपना Cl का जितना होगा वो अपना पार्टिसिपेट करेगा, तो लीजिएगा। ठीक, तो आप अब आगे देखते हैं हम लोग। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या है कि अब मान लो NaCl है तो वो पार्टिसिपेट करेगा उस हिसाब से, क्योंकि देखिए ये इसका 2 8 7 है, ठीक, 2 8 7 है, तो ये आराम से मस्त आराम से दे देगा। तो इसमें हो गया। तो इसमें दो चीज हम पढ़ेंगे, इसमें आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं। अब हम देखते हैं आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, ये सब सारे पॉइंट आज क्लियर करेंगे। पर आई थिंक होप इस वीडियो में हो पाए, क्योंकि वीडियो भी लिमिटेशन में है हमारा भी। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक, अब हम मान लो ये Na है, पहला हम एक दो चीज पढ़े, शेयरिंग। पहले हम बता दें कि शेयरिंग एक वर्ड होता है, एक ट्रांसफर वर्ड होता है। ये दो वर्डों में बहुत अंतर होता है, आकाश जमीन के अंतर होता है। ये जो लड़के लिख के आ जाते हैं ना लौंडे, ये शेयरिंग एंड ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये माइनर मिस्टेक करते हैं टीचर,
ये भाई नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब सोडियम के पास, सोडियम समझो एक अमीर आदमी है, सोडियम के पास है सोडियम के पास है एक इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। और ये अमीर आदमी के मतलब एक इलेक्ट्रॉन के मतलब समझ रहे हैं अमीर आदमी क्यों है, क्योंकि वो भाई बिल्कुल अस्थिर है कि उसके पास मतलब कुछ है ही नहीं खोने को। चल गरीब मान लेते हैं, ये गरीब है, सी है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। और ये 17 ये भरा पड़ा है। चलो यहाँ पे हम गरीब, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं अमीर गरीब को अलग अलग करना पड़ेगा। ये अमीर है, ये गरीब है। अब ये क्या करेगा ना, इस भाई साहब के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस भाई साहब के ऑक्टेट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। पहले बात यहाँ पे ऑक्टेट समझते हैं, डुप्लेट समझते हैं। तो ऑक्टेट देखिए क्या होता है, ऑक्टेट होता है जो अपना लास्ट ऑर्बिट सेल में 8 पूरा करें, वो ऑक्टेट कहलाता है। ये जो लास्ट हमारा ऑर्बिट है उसको किसी तरह से स्टेबल होना है। द स्टेबिलिटी फॉर्म इज कॉल्ड वैलेंस ऑफ द स्टेबिलिटी फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। और उसके जरूरत के लिए हम ऑक्टेट होता है। एक्सेप्शनल केस इज दैट हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन फॉर्म डुप्लेट, ठीक है, ये हमारा फॉर्म करता है डुप्लेट, ठीक है, कुछ ही ज्यादा बड़ा नहीं लिख दिया तो ये हमारा डुप्लेट फॉर्म करता है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे सोडियम है, तो ये क्या करेगा, इससे अच्छा है कि सोडियम एक ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को यहाँ पे। तो भाई क्लोरीन जो होगा वो लगाएगा कुछ एनर्जी। तो ऐसे थोड़ी ना आप भाई किसी से चीज मांग लो, उसके घर जाओगे, उसके घर जाने में बहुत एनर्जी लगेगी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, उसको उसमें एनर्जी लगेगी ना, ठीक है। तो उस एनर्जी फॉर्म को याद कीजिएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है, यार यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो इसको क्लोरीन को लेने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट बनाने के लिए जितना एनर्जी सोडियम में के एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी क्लोरीन को लगाना पड़ता है उसको हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। और अब सोडियम भी भाई कुछ देगा तो उसका भी एनर्जी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका एनर्जी का बस बचा रहेगा, भाई वो कुछ दे रहा है उसका एनर्जी निकलेगा। वो तुम किसी को ब्लड दे रहे हो, तुम ब्लड दे रहे हो तो तुम्हारा एनर्जी कुछ लूज होगा ना, ऐसा थोड़ी ना है। वो तुमसे ब्लड मांगा, उसके दौरान उसका एनर्जी कुछ गया, और तुम ब्लड दिए उसके अनुसार तुम्हारा एनर्जी कुछ गया, ओके। तो इसका भी एनर्जी कुछ जाएगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसको हम ब्रीफ भी करेंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक। अब तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सॉरी भाई मैंने मिस्टेक कर दिया, और इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए क्या होता है, ठीक। तो NaCl बन गया, ये सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मेशन हो गया, मस्त, ठीक। अब ये ऑक्टेट पूरा हो गया, डुप्लेट हाइड्रोजन केवल पूरा करता है। अब जैसे कि अब H2 नहीं, सॉरी, कोई भी ले लो फॉर्म, HF फॉर्म ले लो, कोई फॉर्म ले लो, तो वो एक होता है, तो हाइड्रोजन डुप्लेट ही बनाता है, क्योंकि भाई वो एक है तो उसको चाहिए एक, तो वो डुप्लेट बनाएगा, क्यों, क्योंकि 2 8 याद कीजिए। तो ये दैट इज अ स्टेबल फॉर्म, so hydrogen have 1 number, it required 1 electron, so if it required 1 electron they were bonding here and stability बन जाता है। तो ये 8 है। अब उसके बाद क्योंकि मोर देन 1 नंबर है ना सारे के पास, तो 8 बनाएगा। वहीं पे अब देखिए यहाँ पे डुप्लेट फॉर्म हमारा खत्म हुआ, डुप्लेट फॉर्म खत्म हुआ ना, तो ऐसे ऑक्टेट फॉर्म का भी कुछ अपना एक एरिया होता है, पार्टिकुलर एरिया, जहां पे ऑक्टेट फॉर्म भी काम नहीं करता, वो आगे पढ़ेंगे। तो हम फिर से एक बार रिवीजन कर लें। आयोनाइजेशन लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या पढ़े हैं, ऑक्टेट पढ़े। अब ये देखिए,
अब यहाँ पे ऑक्टेट पढ़े, डुप्लेट पढ़े, आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़नी है नहीं मतलब जान लो, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो अब जानिए, अब ये देखिए जो यहाँ पे बॉन्डिंग हुआ, अब ये कौन सा बॉन्डिंग हुआ, हमने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक ही होता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसने एक ट्रांसफर किया, ये ट्रांसफर किया ना, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड form bond is called electrovalent या आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, किसी भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। और अब देख लीजिए, अब क्या हो गया, यहाँ पे बात हो गई अमीरी गरीबी की। तो हम भाई अमीर आदमी हमेशा देता ही लेता नहीं है कुछ, तो यहाँ पे इन्होंने दिया, इन्होंने महाराज ने दे दिया है, ठीक है, लिया नहीं कुछ उन्होंने, ठीक है, तो बॉन्डिंग बन गई बहुत बढ़िया से। अब आगे देखते हैं हम आयोनिक बॉन्ड, और उसमें भी दोनों हर एक बॉन्डिंग में ये काम होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का काम होता है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का काम होता है, हर एक एवरी फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो, तो हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जान गए, अब या आयोनिक बॉन्ड उसको भी करते हैं। अब हम जानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड जान ही गए तुम लोग, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या ठीक है, ओके। अब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, अब हम देखते हैं कि मान लो कोई दोनों बराबर वाला है। अब कोई भी हम यहाँ पे लेते हैं बराबर वाला में, जिसका कोई एक्स है कोई वाई है एलिमेंट है, ठीक, कोई एक्स है कोई वाई एलिमेंट है, ठीक है। तो एक्स के पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके पास 5 है, इसके पास कितना है 1 2 3। अब ये कहता है कि हाँ, अब ये कहता है कि भाई हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, हम यहाँ से आपसे 3 मांग लेते हैं, सॉरी 3 मांग लेते हैं, ठीक है, और आप हमें 5 दे दीजिए, ठीक है। तो ये शेयरिंग हो गया, ये एग्जाम्पल है, इट इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब एग्जैक्ट फॉर्म, ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अभी एग्जाम्पल दूंगा। तो ये हो गया, जैसे समझ लो, ये हो गया शेयरिंग। तो शेयरिंग ये हुआ कि भाई इतना तुम दे दो, इतना हम दे दें। उसमें क्या होता था, केवल एक लोग ही दे रहे थे, डोनर ही दे रहा था, एक्सेप्टर नहीं देता। वहां पे एक्सेप्टर डोनर कॉन्सेप्ट चलता है, हियर इज नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्टर डोनर थ्योरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एलिमेंट या एटम, बिटवीन एटम लिख लो, इट्स बेटर देन एलिमेंट, बिटवीन एटम एंड formed bond is known as कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। उसमें आयोनिक बॉन्ड में क्या था, आयोनिक बॉन्ड में एक दे रहा था, डोनर दे, ठीक है, एक्सेप्टर ले रहा था। हियर इज नोट, यहाँ पे भैया आपको भी देना पड़ेगा और हमें भी देना पड़ेगा। शेयरिंग इज केयरिंग वाला फॉर्मूला चल रहा, ओके। तो यहाँ पे शेयरिंग हो रहा, वहां पर ट्रांसफर हो रहा था, हाँ, लेकिन आयोनाइजेशन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहाँ भी हो रहा है। एक ये दोनों को वर्ड के अलावा एक आता है लैटिस इंथैल्पी, ओके। इसको हम इरेज कर लेते हैं। एक आता है आपका, हाँ,
लैटिस एनर्जी, लैटिस सुनी, लैटिस एनर्जी अलग है और लैटिस इंथैल्पी अलग है, ठीक है। तो लैटिस इंथैल्पी क्या होता है हम समझ लें सही से। सॉरी, तो लैटिस इंथैल्पी क्या होता है, हाँ, तो हम लोग ने दो चीज पढ़ा था, आयोनाइजेशन गेन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रो वैलेंट गेन, इलेक्ट्रो गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये दो चीज पढ़ा था। अब यहाँ पे लैटिस इंथैल्पी क्या होता है, जो मान लो NaCl है, फिर से हम समझाते हैं। तो NaCl को बनने में जो तो जो क्लोरीन को लगा था इसको इससे एक मांगने में एनर्जी, वो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन गेन इंथैल्पी, ठीक। और जो इसको देने में लगा था, निकला था इससे बाहर, क्योंकि देख हाँ एक वन थिंग इज दैट कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो चीज होता है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, क्योंकि इसमें से बाहर निकल रहा है, थर्मल बाहर निकल रहा है, आयोनाइजेशन गेन इंथैल्पी में ये बाहर निकलता है इससे एनर्जी, ठीक है। और इससे ये है लैटिस जो गेन इंथैल्पी है, अभी बताते हैं। तो NaCl है, तो ये इन्होंने एक दे दिया महाराज ने, तो इससे इसने इसको जो देने में लगा वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया। अब ये दोनों का जो टोटल निकला था, NaCl माइनस हो गया, तो ये जो दोनों का निकला था एनर्जी, वो सारे एनर्जी को निकलने में का हम जोड़ने के अमाउंट को कहते हैं लैटिस इंथैल्पी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लैटिस इंथैल्पी, और लैटिस एनर्जी अलग होता है। लैटिस इंथैल्पी क्या होता है, जितना अमाउंट निकला वो कितना निकला, और लैटिस एनर्जी क्या होता है, उसको ब्रेक डाउन करने में कितना एनर्जी चाहिए, वो हो गया लैटिस एनर्जी। So don't confuse lattice energy and lattice enthalpy, ओके। हो, तो ये दोनों का प्लस हम कर देंगे, तुम्हारा निकल जाएगा लैटिस इंथैल्पी। जैसे कि H2 का लोगे तो मान लो H2 का लेते हैं, तो H2 का लैटिस आयोनाइजेशन गेन इंथैल्पी होता है 495.8 किलो जूल पर मोल। इसका O का होता है 387.7 किलो पर जूल। टोटल हम जोड़ लेते हैं इसको, तो इतना याद रखना कि टोटल जोड़ के इतना नहीं आता, क्योंकि कभी कभी ना हम उतना जितना हमें ये पॉसिबल नहीं कि हम सारे को स्टोर कर पाते हैं, तो हम ठीक है, तो एक अप्रोप्रिएट लिख रहे हैं, एक किलो पर जूल, इतना किलो पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो आज हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार बस पॉइंट में हम नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या लेंगे वो हम एक पॉइंट में कर लेंगे। हाँ, आज हम लोगों ने क्या क्या किया, कोसले वाला फॉर्मूला के समझ गया, कर्नल फॉर्मूला, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या क्या समझा, ऑक्टेट, डुप्लेट, इलेक्ट्रोवैलेंट, आयोनिक, लिख देता हूं भैया, ऑक्टेट, डुप्लेट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगला क्या हो गया, आयोनाइजेशन गेन इंथैल्पी, अगला क्या हो गया, आयोनाइजेशन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अरे यार इसको हटाओ,
और उसके बाद क्या हो गया, लैटिस एंथैल्पी। इतना हम लोगों ने आज डिस्कस किया। एक बार आप लोगों ने आप चीज समझ लीजिए। ये क्या होता है समझा दो, 8 जो पूरा करता है, 2 पूरा करता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड ये होता है शेयरिंग होता है। आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी ये क्या होता है, जो हमें जितना एक्सेप्टर को डोनर से लेने में लगता है एनर्जी, उसको हम आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। लेने में लगता है एक्सेप्टर टू डोनर एनर्जी रिक्वायर्ड। ये क्या होता है, इसको हम कल और ब्रीफ में करेंगे, आप लोग घबराइए नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना डोनर को देने में जो एनर्जी लगता है, ये टोटल हमारा हो गया। तो आप हमको कल आप लोग के लिए एक होमवर्क छोटा सा है, बताइएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में मजबूत कौन है, स्ट्रॉन्ग। ओके क्लास, सो कल हम लोग विस्पर रूल करेंगे और कुछ फॉर्मल चार्ज वगैरह भी करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह भी करेंगे, और ये तीनों को भी ब्रीफली में देखेंगे। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ब्रीफली में ही देखेंगे। ओके, थैंक यू।